स्टूडेंट। मैं आकाश पारा सर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आकाश थ्योरी में। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक टेस्टिंग के लिए, किसी भी इक्विपमेंट की टेस्टिंग के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो रहेगा टेन डेल्टा। यानी कि कोई भी इक्विपमेंट है हमारा, उसकी हेल्दीनेस को अगर हमको चेक करना है, जैसे कि ट्रांसफार्मर है आपका, रिएक्टर्स रहे, ठीक है, और ब्रेकर वगैरह रहे, इनकी हेल्दीनेस को चेक करने के लिए, यानी कि जैसे जैसे इनको काफ़ी टाइम होता जाता है तो इनके अंदर कमियां आने लग जाती हैं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए कि अपना ट्रांसफार्मर है, कोई भी अपना सिस्टम है, सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है टेन डेल्टा। उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये टेन डेल्टा कैसे किया जाता है, ये इसको करने के पीछे क्या पर्पज़ है और इसके पीछे थ्योरेटिकल है क्या चीज़। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको टेन डेल्टा के बारे में कि ट्रांसफार्मर का अगर हम टेन डेल्टा टेस्ट करते हैं तो वो किस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए, इस टेस्ट से रिलेटिव चार टर्म होती हैं, यानी कि किसी भी इक्विपमेंट की जब हम उसकी हेल्दीनेस के बारे में जानते हैं, यानी कि हेल्दीनेस के बारे में जब हमको जानकारी लेनी होती है तो उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें से मेन टेस्ट होता है आपका टेन डेल्टा टेस्ट। ठीक है, एक होता है आपका पावर फैक्टर। ठीक है, एक होता है आपका कैपेसिटेंस और एक होता है आपका डिसिपेशन फैक्टर। ये जो चार टर्म होती हैं ये एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर होती हैं, यानी कि जो आपका टेन डेल्टा होता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये तीनों फैक्टर भी होते हैं। आपका पावर फैक्टर हुआ, कैपेसिटेंस हुआ या फिर डिसिपेशन फैक्टर हुआ, ये क्या होते हैं, तीनों इस टेन डेल्टा टेस्ट से रिलेट रखते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम करते क्यों है, जैसे कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि हम ट्रांसफार्मर के लिए ही बात करते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे 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 ट्रांसफार्मर को काफी टाइम हो जाता है, जैसे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या कमियां आई हैं, उस टाइम ऑफ ड्यूरेशन में क्या क्या कमियां आई हैं, तो उनका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टेन डेल्टा टेस्ट उस इक्विपमेंट का किया जाता है। ठीक है ना, और इसके अलावा टेन डेल्टा टेस्ट हम किस किस चीज का कर सकते हैं, इसके अलावा ट्रांसफार्मर के अलावा हम रिएक्टर्स का भी टेन डेल्टा टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ऑयल है, रिएक्टर्स ऑयल है, उसका भी टेन डेल्टा टेस्ट कर सकते हैं। मोटर है अपनी, या फिर इंसुलेटर्स हुए, इनका क्या कर सकते हैं, हम टेन डेल्टा टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टेन डेल्टा टेस्ट आखिर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो टेन डेल्टा टेस्ट करने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कैपेसिटर क्या होता है, क्योंकि जो टेन डेल्टा टेस्ट होता है ये काफी, टेन डेल्टा टेस्ट का मतलब आपकी केबल्स वगैरह है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की बुशिंग वगैरह है, जो भी है ना, ये काफी रिलेट रखती हैं ये कैपेसिटर से, यानी कि इनका जो वेव होता है वो काफी कॉमन होता है कैपेसिटर से। ठीक है, तो टेन डेल्टा टेस्ट को समझने से पहले हम बात करते हैं एक कैपेसिटर की, यानी कि कैपेसिटर क्या चीज होती है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होती है, इसका जो वेक्टर होता है, फेज डिफरेंस होता है, वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी कि संधारित्र आपका क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटर क्या होता है, देखिए कैपेसिटर क्या होता है, ये आपकी ए प्लेट है, ये आपकी बी प्लेट है, और इसके बीच में क्या होता है आपका डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, ये हो गया आपका सी। कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है ना, यानी कि जैसे ही इसको हम चार्ज कर देते हैं तो इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो कब तक स्टोर रहती है, जब तक कि उसको हम काम में ना ले लें, या फिर ये दोनों जो पॉइंट हैं ये आपस में एक दूसरे से शॉर्ट ना कर दिए, यानी कि
इन दोनों सिरों पे कोई लोड को ना लगा दिया जाए, जब तक क्या होता है इसके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है। ठीक है ना। इसी कैपेसिटर की इसी फिलॉसफी पे हमारा जो 10 डेल्टा है इसी फिलॉसफी पे वर्क करता है। वो किस तरीके से वर्क करता है, देखिए हमने इस चीज के बारे में पढ़ा है कि जब कोई भी कैपेसिटर इन ए प्योर सिचुएशन, जब वो प्योर कंडीशन के अंतर्गत होता है तो उसमें वोल्टेज और करंट, यानी कि जब कोई भी कैपेसिटर अपनी प्योर स्थिति में होता है, प्योर सिचुएशन में होता है, तो उसके उसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो लगने वाला वोल्टेज है और करंट जो फ्लो होती है उसके बीच में जो फील्ड डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। कब, जब कोई कैपेसिटर बिल्कुल प्योर स्थिति में होता है अपनी में, उसके अंदर ना तो कोई रेजिस्टिव मटेरियल होगा ना ही कोई इंडक्टिव मटेरियल होगा। केवल एक कैपेसिटर की अगर हम बात करें, एक आइडल कैपेसिटर की अगर बात करें, तो उसके अंदर वोल्टेज और करंट इन दोनों के बीच का जो फील्ड डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। यानी कि इसके कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो करती है वो क्या क्या होती है, वोल्टेज से लीड होती है। ठीक है ना। यानी कि अगर हम बात करें इसके वेक्टर की, तो अगर इसको हम वोल्टेज माने तो ये क्या होगा, इसका करंट, इसके बीच में फील्ड डिफरेंस कितने का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्योर सिचुएशन में इस कैपेसिटर के अंदर जो रेजिस्टिव, अगर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या माना जाता है आपका, 0। यानी कि अगर किसी कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग है, या फिर कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है, लीड है, तो उस सिचुएशन में उस कैपेसिटर के अंदर जो रेजिस्टिव मटेरियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। अब ये तो बात रही आपके कैपेसिटर की, लेकिन ट्रांसफार्मर के लिए या फिर किसी इक्विपमेंट के लिए, अगर हम अभी ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर के लिए ये जो सिचुएशन है ये अप्लाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम की वजह से, पीरियड ऑफ टाइम की वजह से, यानी कि अगर कोई ट्रांसफार्मर आपका लगा हुआ है तो उसको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो पीरियड ऑफ टाइम की वजह से इस जो ट्रांसफार्मर होता है ये इसके अंदर क्या हो, इम्प्योरिटीज आती हुई चली जाती है। यानी कि अगर जैसे कोई ट्रांसफार्मर आपका स्टार्टिंग में लगा हुआ है, एक उस टाइम का टेस्ट और एक अगर हम 10 साल बाद अगर उसका टेस्ट करेंगे तो उन दोनों ये जो स्टार्टिंग का जो टेस्ट होगा और उसके बाद में अगर टेस्ट होगा, अगर इसके बीच में अगर आपका 10 साल का भी अगर डिफरेंस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में ट्रांसफार्मर के अंदर काफी इंप्योरिटीज आ जाती हैं। इन्हीं इंप्योरिटीज की वजह से क्या होगा, इन्हीं इंप्योरिटीज की वजह से, इन्हीं इंप्योरिटीज की वजह से क्या होता है कि उस ट्रांसफार्मर के अंदर जो एंगल है वो 90 डिग्री का ना होके क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है। और ये कम क्यों होगा, क्योंकि उस ट्रांसफार्मर के अंदर जो रेजिस्टिव मटेरियल है यानी कि इंप्योरिटीज है वो इंप्योरिटीज आ जाएंगी, और इसी इंप्योरिटीज की वजह से ये एंगल 90 डिग्री का ना होके क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। ये जो एंगल आपका कम हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, लॉस एंगल। क्या बोलेंगे इसको, लॉस एंगल। और जैसे 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 समय बढ़ता जाता है, किसी सिस्टम को लगे हुए जैसे काफी टाइम हो गया, तो उसी टाइम के हिसाब से इस लॉस एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है, और जो आपका किसी भी इक्विपमेंट का यानी कि ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन होता है वो क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ा तो लॉस एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसी समय के अकॉर्डिंग उसके अंदर इंप्योरिटीज आती चली जाती हैं। तो इंप्योरिटीज आती जाएंगी, उस लॉस एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जो ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन लेवल है वो क्या होता चला जाएगा, लो होता चला जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे हम बात करें कि इसकी कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे कि अपना केबल है, ठीक है। अगर हम जैसे केबल के लिए बात करें कि ये एक कैपेसिटर की तरह कैसे बिहेव करती है, तो देखिए ये अपनी केबल है, इसके अंदर 3 कंडक्टर पड़े हुए हैं, ठीक है।
और एक साइड में हम बात करते हैं कैपेसिटर को लेके। ये इसका लाइव पार्ट हो गया, ये भी इसका लाइव पार्ट हो गया, और ये क्या होता है इसका इंसुलेशन मटेरियल होता है, डाइलेक्ट्रिक लेवल होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसमें, इसके अंदर, ठीक है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये अपनी केबल है, ये इसकी एक कोर हो गई, ये दूसरी कोर हो गई, और ये इसकी तीसरी कोर हो गई। अगर हम दोनों के बीच की बात करें तो ये अपना लाइव हो गया, ये अपना लाइव हो गया, और इसके बीच में क्या होगा, ये रेजिस्टेंस होता है इसके बीच में, तो ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही सेम ये होगा और ऐसे ही सेम ये होता है, ठीक है ना। अगर हम ट्रांसफार्मर के लिए बात करें, ट्रांसफार्मर की बुशिंग के लिए बात करें, या फिर LT to ST अगर हम टेस्ट करते हैं, तो LT to अगर ST की बात करें तो क्या होता है कि अपना LT ये भी लाइव होता है, ST भी लाइव होता है, और इसके बीच में क्या होता है, वो इंसुलेशन मटेरियल होता है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा, और ये इसके क्या हो गए, लाइव पार्ट। तो इसलिए ये चीज मानी जाती है कि अपना कोई भी इक्विपमेंट है ये काफी रिलेट रखता है ये कैपेसिटर से, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। अभी हमने चर्चा की थी कि जैसे जैसे किसी इक्विपमेंट का यानी ट्रांसफार्मर का पीरियड बढ़ता जाता है, यानी कि उसको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो क्या होगा, उसके अंदर इम्प्योरिटीज आती चली जाएंगी, उसके ऑयल में इम्प्योरिटीज आएंगी, या फिर उसका जो बुशिंग है उसमें इम्प्योरिटीज आती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे जैसे इम्प्योरिटीज आएंगी उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका लॉस एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। लॉस एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका जो इंसुलेशन लेवल है वो क्या होता चला जाएगा, आपका ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं परफेक्ट इंसुलेशन क्या होता है, परफेक्ट कैपेसिटर की बात जैसे हम करते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस जगह मतलब इस पॉइंट को अगर आप सही से समझ गए तो टेन डेल्टा को समझना ज्यादा बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी। देखिए परफेक्ट कैपेसिटर क्या होता है, परफेक्ट कैपेसिटर वो होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 0, उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस आपका नहीं होगा, तो वो क्या कहलाता है, आपका परफेक्ट कैपेसिटर कहलाएगा, ठीक है। और एक परफेक्ट कैपेसिटर के अंदर यानी कि जो परफेक्ट कैपेसिटर जो सर्किट होता है उसमें क्या होता है, केवल आपका कैपेसिटर ही लगा होता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया, सोर्स हो गया, ये इधर से करंट फ्लो करेगी, केवल आईसी करंट फ्लो करेगी, और ये आपका है कैपेसिटर C, और ये आईसी करंट इधर से निकल के वापस यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका परफेक्ट कैपेसिटिव सर्किट होता है। तो एक ट्रांसफार्मर के अंदर भी सेम सिचुएशन होती है, जब वो एकदम परफेक्ट होता है, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, तो वो क्या करता है, उसके अंदर भी एक करंट फ्लो करती है, जो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस में से होके नहीं फ्लो करती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो क्या होगा कि ये जो परफेक्ट कैपेसिटर है ये परफेक्ट ना होके ये इम्परफेक्ट कैपेसिटर हो जाता है, यानी कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। तो जब परफेक्ट नहीं होता है, जब कोई भी कैपेसिटर परफेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है, यानी कि एक तरीके से मान लो, अब जैसे हम इसके अलावा बात कर रहे हैं बुशिंग वगैरह के लिए, ठीक है, परफेक्ट कैपेसिटर समझ में आया आपके में। इसके अलावा अगर हम जैसे बात करते हैं बुशिंग के लिए, अगर कोई भी हम ट्रांसफार्मर की बुशिंग लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया इसका लाइव पार्ट, यानी कि ये तो हो गया एक पॉइंट आपका, ये वाला हो गया आपका दूसरा पॉइंट, और ये बीच में जो माना जाता है ये क्या होगा, आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल माना जाता है। तो ये एक तरीके से कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसकी जगह हम ट्रांसफार्मर का ऑयल लेके भी बात कर सकते हैं। अगर बीच में अगर ट्रांसफार्मर को का ऑयल रख लें और एक साइड में LT पे लगा दें और दूसरा साइड ST ले लें, तो बीच में डाइलेक्ट्रिक के जो मटेरियल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ऑयल होता है उस जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। ये इसके दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं आपके सोर्स से, स्रोत से जुड़े हुए, करंट यहाँ से होके फ्लो करेगी, ठीक है।
जब ये एकदम परफेक्ट है, यानी कि इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपका जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड पे रहेगा। यहाँ पे कोण क्या होगा, 90 डिग्री का, यानी कि एंगल क्या आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, तो क्या होता है कि इसके अंदर डस्ट भी आ जाती है, यहाँ पे डस्ट भी आपकी जमा हो जाएगी इन सिरों पे। ठीक है, तो डस्ट की वजह से क्या होगा कि ये प्योर ना होके ये क्या हो जाएगा, आपका इम्प्योर हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में इस इंसुलेशन के साथ एक एक्स्ट्रा इंसुलेशन जुड़ जाता है, जो इसके हमेशा पैरेलल में आके काम करेगा। ठीक है, कैसे काम करेगा, इसके पैरेलल में आके। जैसे कि हम बात करते हैं कैपेसिटर के लिए, तो जैसे ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, जब तक ये प्योर है, जब तक प्योर है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम कोई भी रेजिस्टेंस की अगर कैलकुलेशन भी करने लगते हैं, अगर माने कि इसके साथ में कोई रेजिस्टेंस भी है, तो वो क्या होगा, ये यहाँ से जो करंट चलेगी आईसी, आईसी जो करंट चलेगी, ये इस पॉइंट पे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो होगा आपका, जैसे यहाँ से आपकी आईटी टोटल करंट चलती है, तो एक तो हो जाएगा आपका आईसी, और दूसरा कौन सा होगा, जो आपकी इम्प्योरिटीज होंगी उनमें से होके भी करंट फ्लो करेगी। तो ये हो गया आपका आईआर और ये हो गया आपका आईसी। यानी कि जब किसी भी इक्विपमेंट के अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, तो उसकी टोटल करंट होती है वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, कि टोटल जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी आईसी प्लस आई आर। ठीक है, सेम फंडा वही यहीं पे भी होगा, यानी कि आपका जो टोटल करंट होगी वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो करंट इससे होके जाएगी, और एक करंट जो आपकी इम्प्योरिटीज होंगी वो भी अपने आप में ड्रॉप करेगी। तो आपकी जो टोटल करंट हो जाती है वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। मान लिया एक हो गया आईसी और एक हो गया आपका आईआर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इस करंट की वजह से, ये आपकी जो एक्स्ट्रा करंट जो रेजिस्टेंस की वजह से आई है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आपका एंगल है ये 90 डिग्री पे शिफ्ट नहीं रहेगा, ये अपने एंगल से थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। किसकी वजह से, आई आर की वजह से। तो ये एंगल आईसी पे ना होके किस जगह पे आ जाएगा आपका, इस जगह पे आ जाता है आई टी। ठीक है, कौन सी जगह पे आ जाएगा, थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक जाता है। अब इसके दो होते हैं, एक पॉइंट हो गया ये वाला, और एक पॉइंट हो गया आपका ये वाला। ये आपका क्या कहलाता है, डेल्टा। जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट होगा उससे जो डिफ्लेक्शन हुआ है आगे की साइड में एंगल का, तो कितने का डिफ्लेक्शन हुआ है बीच में, यहाँ पे कितना हुआ है, तो वो क्या कहलाता है आपका डेल्टा। और यही जो वैल्यू होती है उसकी 10 के साथ गणना करके क्या कहलाता है, वो आपका 10 डेल्टा कहलाता है। ठीक है, समझ में आया?